फ्रेंड्स, दिस इज़ आकांक्षा सिंह। वेलकम यू ऑन यूट्यूब चैनल वे टू जेआरएफ। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है और ये नेट जेआरएफ और यूपीएचईएससी मीन्स असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों के लिए हेल्पफुल है। और असिस्टेंट प्रोफेसर वाला एग्ज़ाम अभी 28 नवंबर को है। और जेआरएफ नेट जेआरएफ की अगर हम बात करें तो इसकी डेट अभी बिल्कुल क्लियर नहीं दी है। दिसंबर का टाइम शेड्यूल दिया है कि 15 से 23 दिसंबर के बीच में जो नेट होम साइंस के सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो इसका डेट लगेगा 15 से 23 में। और असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर हम बात करें तो इसका एग्ज़ाम है 28 नवंबर को। सो हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट। उससे पहले अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। एंड अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। सारे PDF आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? इन द प्रिपरेशन ऑफ पनीर फ्रॉम मिल्क द pH एट विच केसिन precipitate इज। मीन्स जब मिल्क से जब पनीर बनाते हैं, और पनीर मेनली बना किससे होता है? प्रोटीन से, क्योंकि मिल्क में जो प्रोटीन प्रेजेंट होती है केसिन प्रोटीन, अब ये जब प्रोटीन पर्सिपिटेट करती है मीन्स एक प्रोटीन जब कोगुलेट होकर इकट्ठे होने लगती है वही तो पनीर बनता है। तो ये कौन सा pH है, कितने pH पे जो प्रोटीन है वो कोगुलेट करती है? तो जो प्रोटीन है वो 4.6 pH पे कोगुलेट करती है। तो इस 4.6 pH को आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट भी कहते हैं। और अगर हम एक और टर्म के साथ इसको रिलेट करके डिस्कस करें तो हमने जो भी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जो हमारे वन लाइनर क्वेश्चन वाली वीडियो थी, उसमें हमने पढ़ा था कि जो एसिड डाइज होती हैं वो प्रोटीन फाइबर जो होते हैं, जो प्रोटीन नेचर वाले फाइबर होते हैं, लाइक वूल हो गया, सिल्क हो गया, उसके लिए बेनिफिशियल होती हैं। मीन्स जो एसिड डाई है वो प्रोटीन फाइबर के लिए अच्छी होती हैं। और हम यहाँ पे यही पढ़ रहे हैं कि जो pH, ये एसिडिक pH है 4.6। जब एसिडिक pH होती है तो प्रोटीन जो है वो रिएक्ट करता है, मीन्स प्रोटीन कोआगुलेट कर रहा है। तो यहाँ से भी हम एक दूसरे में जब हम चीज़ें रिलेट करके पढ़ते हैं ना तो चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं। यहाँ से आपको बिल्कुल याद रहेगा कि एसिडिक कंडीशन में जो प्रोटीन है वो कोआगुलेट करती है, इसलिए पनीर बनता है। और इसीलिए क्योंकि एसिडिक नेचर में प्रोटीन जो है वो रिएक्ट कर रही है, इसीलिए जो एसिड डाई है वो प्रोटीन नेचर वाले फाइबर के लिए बेनिफिशियल होती है। जो एसिड डाई है वो प्रोटीन नेचर वाले फाइबर पे अच्छा कलर देती है। तो यहाँ से ये 2 पॉइंट हमारे क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सोशियोमेट्री इज अ टूल टू मेजर चाइल्ड। सोशियोमेट्री मीन्स सोशियो मीन्स सोसाइटी। सोसाइटी में जो रिलेशनशिप है उसको मेज़र करने के लिए जो टूल है उसको हम बोलते हैं सोशियोमेट्री। और किसका रिलेशनशिप मेज़र कर रहे हैं? चाइल्ड का। अब यहाँ पे पहले से ही दिया है सोशियोमेट्री मीन्स सोसाइटी के साथ मेज़र करना है। तो रिलेशनशिप विद पीयर्स, क्योंकि पीयर्स जो हैं वो सोसाइटी में आते हैं। पीयर्स मतलब फ्रेंड सर्कल। जो अगर हम अपने फ्रेंड सर्कल की बात करें तो वो एक ही जगह से तो नहीं है। तो कुछ फ्रेंड्स घर के पास के हैं, कुछ थोड़ी दूर से हैं, कोई कॉलेज के हैं, कोई स्कूल के हैं। तो मीन्स हमारे पास वेरिएशन है। और हमारा जो फ्रेंड्स के साथ, जो हमारे पीयर सर्कल के साथ जो हमारा रिलेशनशिप है उसको मेज़र करने के लिए सोशियोमेट्री टूल जो यूज़ होता है उसको हम बोलते हैं सोशियोमेट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द फंक्शनली एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी इज। विटामिन डी का जो एक्टिव फॉर्म है उसको हम क्या बोलते हैं? तो विटामिन डी का जो एक्टिव फॉर्म है उसको हम बोलते हैं 1,2,5 डाईहाइड्रोक्सीकोलोकैल्सिफेरॉल। उसके बाद अगर हम बात करें तो D2 एंड D3। D2 जो है वो प्लांट सोर्स से होता है, D3 जो है ये एनिमल सोर्स से होता है। 2 टाइप की विटामिन डी की अगर हम बात करें तो ये D2 और D3। D2 जो है वो प्लांट सोर्स से होता है, जो D3 है उसको एनिमल सोर्स बोलते हैं। जो इर्गोकैल्सिफेरॉल है ये प्लांट सोर्स से आती है, और जो कोलोकैल्सिफेरॉल है ये एनिमल सोर्स से आती है। तो इर्गोकैल्सिफेरॉल को D2 भी बोलते हैं, कोलोकैल्सिफेरॉल को D3 भी बोलते हैं। और अगर एक्टिव फॉर्म की बात करें तो 1,2,5 डाईहाइड्रोक्सीकोलोकैल्सिफेरॉल ये इसका एक्टिव फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रिलीजिंग पेंट अप इमोशन एनर्जी इज। मीन्स जो रुकी हुई जो हमारे इमोशंस हैं, जो हम बहुत दिनों से, लाइक कभी होता है ना कि कोई डिप्रेशन में चल रहा है, किसी को कुछ दिनों से गुस्सा आ रहा है या उसका इमोशन मीन्स, तो बहुत टाइम से अगर कोई इमोशन कंट्रोल करके रखा है, अचानक से कभी कभी होता है ना गुस्सा आ रहा है तो किसी पर्सन पे गुस्सा निकाल देते हैं, या इस टाइप का कोई इमोशन, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इमोशनल कैथारसिस। मीन्स जो इमोशनल एनर्जी बॉडी में स्टोर हो रखी है उसको अचानक किसी पे गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा कर देना, तो इसको बोलते हैं इमोशनल कैथारसिस। मीन्स रिलीजिंग पेंट अप इमोशन एनर्जी। जो इमोशन एनर्जी है उसको अचानक रिलीज कर देना, उसको हम बोलते हैं इमोशनल कैथारसिस।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द अप्रोच टू मैनेजमेंट विच इज़ एन एफर्ट टू कंट्रोल कॉस्ट ऑफ स्टोरेज स्पेस टाइम एंड एफर्ट। यहाँ पे बात की है कॉस्ट ऑफ स्टोरेज स्पेस टाइम एंड एफर्ट। तो जहाँ पे टाइम और एफर्ट्स की बात करते हैं तो वहाँ पे हो जाता है JIT। JIT मीन्स जस्ट इन टाइम। ये एक मैनेजमेंट अप्रोच है, ये सारे मैनेजमेंट अप्रोच हैं, तीनों मैनेजमेंट अप्रोच हैं। तो ये है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, जहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स हमें डिफाइन करने होते हैं, हमें ऑब्जेक्टिव क्लेरिफाई करने हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है, वहाँ पे MBO यूज़ होता है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, TQM मीन्स टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जहाँ पे हमें प्रॉपर क्वालिटी के बारे में देखना है, वहाँ पे होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। जहाँ पे हम टाइम एफर्ट स्टोरेज की बात करते हैं वहाँ पे आता है जस्ट इन टाइम। तो इसका ऑप्शन नंबर जो C है वो सही हो जाएगा। और ये सारे अगर हम बात करें मैनेजमेंट अप्रोच के तो ये सारे न्यू जनरेशन न्यू मैनेजमेंट अप्रोच हैं, ठीक है। इसके पहले हमने पढ़ा है BARS बिहेवियरल, ठीक है। तो और ये PERT, तो ये सारे जो हैं ये ओल्ड अप्रोच है। और न्यू अप्रोच की अगर हम बात करते हैं तो MBO हो गया, TQM है, JIT, ये सारे न्यू अप्रोचेज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरल विजुअल इम्पेयर पर्सन हैव विजुअल एक्विटी ऑफ 20/200। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है AATCC। ये इसका फुल फॉर्म बताना है कि AATCC स्टैंड्स फॉर, तो ये इसका फुल फॉर्म है। इसको कई बार नेट के एग्जाम में ये कई बार पूछा गया है कि AATCC इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ टेक्सटाइल केमिस्ट एंड कलरिस्ट, टेक्सटाइल केमिस्ट एंड कलरिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लैंग्वेज डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन इज प्रमोटेड थ्रू। कोई बच्चा है उसमें अगर लैंग्वेज डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है तो बच्चे में लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे होगी। तो उसके ऑप्शंस दिए हैं स्टोरी टेलिंग, कन्वर्सेशन, सोशल पार्टिसिपेशन या सोलिटरी प्ले। अगर यहाँ पे नॉर्मल दिया होता ग्रुप प्ले या प्ले तो वो हेल्प करता, बट यहाँ पे दिया है सोलिटरी प्ले। सोलिटरी मीन्स एलोन। अब कोई बच्चा अकेले खेल रहा है तो वो किससे बात करेगा, किससे कन्वर्सेशन करेगा। जब कन्वर्सेशन ही नहीं होगा तो लैंग्वेज डेवलपमेंट भी नहीं होगा। तो यहाँ से हम ऐसे एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करके भी कर सकते हैं। तो ये फोर्थ ऑप्शन है, ये कट हो गया। उसके बाद हमारे तीनों ऑप्शन सही हैं। तो ऑप्शन नंबर जो C है ये सही हो जाएगा कि बच्चों को जब स्टोरीज सुनाते हैं तो वहाँ से वो वर्ड्स सीखते हैं। जब बच्चों के साथ बात करते हैं तब वो वहाँ से सेंटेंस फॉर्मेशन और वर्ड्स को यूज़ करना सीखते हैं। सोशल पार्टिसिपेशन, तो ये सभी चीज़ें जो हैं बच्चों में लैंग्वेज डेवलपमेंट को बढ़ावा देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है A step in management process which consists of series of individual purposive decision which follow a sequence of pattern। मीन्स जो मैनेजमेंट प्रोसेस है उसमें कोई एक सीक्वेंस फॉलो हो रहा है या कोई एक पैटर्न फॉलो हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं। तो उसको हम कहते हैं प्लानिंग। प्लानिंग में हम यही तो करते हैं, सबसे पहले प्लान करते हैं कि हमें एक सीक्वेंस में क्या काम करना है। कोई प्रॉब्लम है तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर हम उसके रिसोर्सेज देखेंगे, फिर रिसोर्सेज के बाद हम अल्टरनेटिव्स और भी देखेंगे और बेस्ट अल्टरनेटिव। ये सारा एक प्रोसेस में ही तो चल रहा है। तो यहाँ पे भी बात किया गया है कि जो मैनेजमेंट प्रोसेस है उसमें एक पर्पज़ वाला एक डिसीजन है जिसको हम एक पर्पज़ के थ्रू डिसीजन लिया गया और वो डिसीजन जो है वो सीक्वेंस में और एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इम्यूनाइजेशन इज़ नेसेसरी फॉर चिल्ड्रन। इम्यूनाइजेशन मीन्स टीकाकरण। तो बच्चों में जो टीकाकरण है, इम्यूनाइजेशन है, क्यों ज़रूरी है। तो डेवलप डिफेंस मैकेनिज्म इन द बॉडी, ये सही है। डिफेंस मैकेनिज्म मीन्स जो इम्यून सिस्टम है हमारा उसको इम्प्रूव करना, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। टू इंक्रीज न्यूट्रिशनल स्टेटस, नहीं। टू रिड्यूस डिस्कम्फर्ट, ये भी नहीं। टू रिड्यूस इंसिडेंस ऑफ वायरल एंड इन्फेक्शन डिजीजेस, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 सही है। मीन्स इम्यूनाइजेशन क्यों करते हैं। अभी जब कोविड का सीजन स्टार्ट हुआ उसके इम्यूनाइजेशन हो रहा है, टीकाकरण हो रहा है। क्यों हो रहा है कि हमारी बॉडी में कोविड जो वायरस है उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम डेवलप हो सके और जो उसका इन्फेक्शन है, जो उससे इन्फेक्शियस डिजीजेस हो रही हैं उनसे हमारी बॉडी फाइट कर सके, इसीलिए तो हो रहा है। तो उसका ऑप्शन नंबर C सही है, 1 और 4 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राइट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अर्ली लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टेज। मीन्स लैंग्वेज डेवलपमेंट की स्टेजेस के बारे में लिखना है। जब कोई नया चाइल्ड बर्थ लेता है या इन्फेंट जो है, सबसे पहले वो क्या करता है, सबसे पहले क्राइंग आता है, क्राइंग के बाद कूइंग आता है, कूइंग के बाद क्या आता है, बैबलिंग आता है, फिर जेस्चर्स आते हैं, फिर अटरेंस आता है। तो ऑप्शन नंबर जो D है ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। देखा ना, जब सबसे पहले क्या होता है, जब बर्थ होती है बच्चे की, चाइल्ड की, तो सबसे पहले वो रोना स्टार्ट करता है, क्राइंग। और ये क्राइंग से एक और चीज़ जो है वो रिलेटेड होती है कि जब बच्चा रोना स्टार्ट करता है तब वहाँ से उसकी जो रिस्पिरेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है। तो क्राइंग जो है ये सबसे पहले लैंग्वेज हम बोल सकते हैं क्राइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है
अरेंज करना है अब्राहम मैस्लो की थ्योरी हायरार्की ऑफ नीड्स इन करेक्ट सीक्वेंस। तो सबसे पहले क्या होगा, हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स, फिजियोलॉजिकल नीड्स के बाद सिक्योरिटी नीड्स, सेल्फ स्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कहीं कहीं पे ये 5 ऑप्शन भी दिए होते हैं, बट इनका मोस्टली ये नेट के एग्जाम में इसको पूछा गया है और हमेशा इसको सीक्वेंस करने के लिए पूछा गया है। एक तो सीक्वेंसिंग में पूछा गया है और दूसरा मैचिंग में भी पूछा गया है कि हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी किसने दी है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको मैचिंग में भी पूछते हैं और जब सीक्वेंस अरेंज करने की बात आती है तो वहाँ पे भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अरेंज कंस्टिट्यूएंट प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग इन करेक्ट सीक्वेंस। मीन्स जो हम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है उसको करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है कि जब कोई ऑब्जर्वेशन लर्निंग मीन्स किसी चीज़ को देखना, उसको ऑब्जर्व करना, उसके बाद उससे सीखना, तो ये है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। अब ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कर रहे हैं तो उसके कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट दिए हुए हैं, इनको सीक्वेंस में लगाना है। तो सबसे पहले हमें ऑब्जर्व करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या होती है, अटेंशन की। जब हम किसी चीज़ पे अटेंशन देंगे तभी तो हम उसको ऑब्जर्व करेंगे। अटेंशन दिया, हमने चीज़ को देखा, तो फिर उसके बाद हमने उस चीज़ को अपने माइंड में उसकी इमेज फॉर्मेशन की, उसको माइंड में रिटेन किया कि हाँ हम ये चीज़ देख रहे थे, उसमें ऐसे ऐसे क्या फॉलो हो रहा था। तो ये सबसे पहले अटेंशन, देन रिटेंशन, उसके बाद प्रोडक्शन एंड मोटिवेशन। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है असर्शन एंड रीजन। ईगो डील्स विद द रियल वर्ल्ड, इट इज़ बेस्ड ऑन रियलिटी प्रिंसिपल। तो यहाँ पे हमने 3 चीज़ें पढ़ी हैं। आईडी को कभी कहीं कहीं आईडी बोलते हैं, कुछ लोग कहीं कहीं ईद बोलते हैं, तो आप जो भी सही लगता है तो वो बोलिए। आईडी हो गया, ईगो हो गया, सुपर ईगो, ये 3 डायमेंशन है। तो आपको ये बताना है कि ये कौन सी थ्योरी है और उसको किसने दिया है। हमने एक थ्योरी में पढ़ा है ना कि 3 डायमेंशन है पर्सनालिटी के, आईडी, ईगो, सुपर ईगो। तो ये कौन सी थ्योरी है और इसको किसने दिया है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ईगो जो है वो डील करता है रियल वर्ल्ड और रियलिटी प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। तो ये सही है, जो हमारा ईगो है ये हमारी जो रियल सिचुएशन है, जो रियल प्रिंसिपल है, रियल वर्ल्ड पे काम करता है। और यहाँ पे इसका रीज़न क्या दिया है, ईगो सर्चेज फॉर रियल ऑब्जेक्ट्स टू सेटिस्फाई द नीड। मीन्स अगर किसी को कुछ ज़रूरत है तो वो रियल ऑब्जेक्ट्स को ढूंढेगा। जैसे कोई हंग्री पर्सन है तो वो अपनी हंगर को सेटिस्फाई करने के लिए उसको फूड चाहिए होगा, ना कि इमेज देख के सेटिस्फाई हो जाएगा, तो नहीं। तो ये इसका असर्शन एंड रीज़न दोनों सही है और आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो आपको बताना ये है कि कौन सी थ्योरी है और इसको किसने दिया है। इसमें इन्होंने बात की है 3 डायमेंशन की, आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो। तो इस कौन सी थ्योरी है और किसने दिया है, ये आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैचिंग। तो लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। लिस्ट 1 में क्या है, डीपीटी, जेलसी, मारिया मॉन्टेसरी एंड हैविंग हर्ट्स। लिस्ट 2 में क्या है, सेंसरी ट्रेनिंग, वूपिंग कफ, बाउमेरिन पेरेंटिंग स्टाइल, नेगेटिव इमोशंस एंड डेवलपमेंटल टास्क। तो अगर हम बात करें डीपीटी तो ये हो जाएगा वूपिंग कफ। उसके बाद जेलसी क्या है, तो जेलसी जो है वो नेगेटिव इमोशन है। उसके बाद मारिया मॉन्टेसरी, इन्होंने सेंसरी ट्रेनिंग दी थी। हैविंग हर्ट्स क्या है, ये डेवलपमेंटल टास्क हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मैच द फॉलोइंग। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। तो लिस्ट 1 क्या है, हार्वर्ड गार्डनर, सेफेलोकॉर्डल, डॉक्टर वर्जीनिया, हेड स्टार्ट। लिस्ट 2 में क्या है, अपगर स्केल, डेवलपमेंटल टास्क, 1965, हेड टू टो, मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है मल्टीपल इंटेलिजेंस। सेफेलोकॉर्डल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल, ये 2 डेवलपमेंटल लॉ हैं। तो सेफेलोकॉर्डल में क्या होता है, हेड टू टो, और प्रॉक्सिमोडिस्टल में सेंटर टू पेरिफेरी। तो हेड टू टो। उसका डॉक्टर वर्जीनिया, इन्होंने दिया अपगर स्केल। हेड स्टार्ट, ये डेवलपमेंटल टास्क है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। लिस्ट 1 में क्या दिया हुआ है, एक्टिव लर्निंग, हाइट एंड इमोशनलिटी, इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स एंड विजिट टू पोस्ट ऑफिस। ऑप्शंस क्या है लिस्ट 2 में, फ्रूड, एडोलेसेंस, आउटडोर प्ले, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, इमोशनल डिस्टर्बेंस एंड फील्ड ट्रिप। तो एक्टिव लर्निंग की हम बात करें तो ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस इज एक्टिव लर्निंग। उसके बाद हाइट एंड इमोशनलिटी मीन्स जो इमोशन को कंट्रोल कर लेते हैं, कभी जब एक्सप्रेस नहीं करते हैं, तो ये कौन सी स्टेज में ज़्यादा होता है, ये एडोलेसेंस स्टेज में ज़्यादा होता है। उसके बाद इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, ये फ्रूड ने दिया था साइकोसेक्सुअल थ्योरी में, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स एंड एडिपस कॉम्प्लेक्स। उसके बाद विजिट टू पोस्ट ऑफिस, ये क्या है, ये फील्ड ट्रिप है। तो अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 18, इसमें भी मैचिंग है, तो क्या है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। स्टडी ऑफ एल्डरली, स्टडी ऑफ मैन मशीन सिस्टम, स्टडी ऑफ एंगल्स ऑफ बॉडी बेंस एंड स्टडी ऑफ बॉडी डायमेंशन। तो ऑप्शन नंबर सेकंड लिस्ट में क्या है, देखो हम देखते हैं स्टडी ऑफ एल्डरली मीन्स जीरियाट्रिक्स, जो बड़े जो एल्डर पीपल है, एल्डर पर्सन है, उनकी स्टडी को हम बोलते हैं जीरियाट्रिस्ट। स्टडी ऑफ मैन मशीन सिस्टम इज एर्गोनॉमिक्स। स्टडी ऑफ एंगल ऑफ बॉडी बेंड इज गोनियोमीटर। स्टडी ऑफ बॉडी डायमेंशन इज एंथ्रोपोमेट्री। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जहाँ पे हम एंगल्स की बात करते हैं वहाँ पे आता है गोनियोमेट्री, जहाँ पे हम डायमेंशंस की बात करते हैं वो आता है एंथ्रोपोमेट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, यंग पीपल सेंटर देयर थिंकिंग अराउंड देम सेल्फ कॉल्ड। जो यंग पीपल हैं या यंग चिल्ड्रन हैं मीन्स 3 to 4 ईयर के जो चाइल्ड हैं, वो अपनी थिंकिंग को अपने आसपास ही सराउंड करके रखते हैं कि उनको लगता है जैसा वो सोच रहे हैं वो सही है और सभी वैसा ही सोच रहे हैं, तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं ईगोसेंट्रिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन डेवलपमेंट इज आ प्रोसेस। तो ह्यूमन डेवलपमेंट कैसी प्रोसेस है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट हमने पढ़ा ना, डेवलपमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है वो जो बाई बर्थ से स्टार्ट होती है और डेथ जब तक लास्ट डेथ आता है वो डेवलपमेंट प्रॉपर होता ही रहता है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। जो आपके लिए क्वेश्चन था कि आईडी, ईगो, सुपर ईगो, ये 3 डायमेंशन हैं, ये कौन सी थ्योरी में दिए गए हैं और इस थ्योरी किसने दी है, तो थ्योरी का नाम और थ्योरी किसने दी है ये आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताना है। एंड अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं, और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।